हेलो। हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम आप सबके सामने आज हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी उपन्यास के तत्वों के बारे में चर्चा करूंगा। हिंदी उपन्यास के तत्व, उपन्यास या कहानी। तो सबसे पहले इसके कितने तत्व होते हैं इसके बारे में देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। इसके 6 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्य। सबसे पहले उद्देश्य होता है। दूसरा कथानक और कथावस्तु होता है। तीसरा जो होता है वह होता है चरित्र योजना। चौथा होता है भाषा शैली। पांचवा होता है कथोपकथन संवाद। छठा होता है देश काल वातावरण। तो मित्रों, ये कई कहानी को मिला करके एक उपन्यास की रचना होती है। और कहानी जो होती है वो सूक्ष्म होती है, उपन्यास जो होता है वो विस्तृत होता है। तो कहानियों का जो मिश्रण है उसको मिला करके उपन्यास बनता है। ठीक है, अब आइए उद्देश्य की चर्चा करते हैं। उद्देश्य क्या है। साहित्यकार अथवा रचनाकार किस प्रयोजन से रचना को लिख रहा है, उपन्यास को लिख रहा है, कहानी को लिख रहा है, अर्थात साहित्य की सामाजिकता का सम्मान जो करेगा तो उसका विस्तृत उद्देश्य होगा। और स्थापना, जैसे विचारधारा, आदर्श और नैतिक मूल्य, इनको स्थापित अगर कर रहा है तो उसका यह उद्देश्य है। जैसे गोदान में, आषाढ़ का एक दिन में, मेला आंचल में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साहित्य की सामाजिकता का सम्मान करे। इसके बाद कथानक और कथावस्तु। कथानक में क्या होता है, चरित्र, वर्णन और घटना को जो बांध करके रखे। चरित्र, वर्णन और घटना को बांध करके जो रखता है वह कथानक होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं, जो बांध करके रखता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लॉट। मतलब इस तरीके से जैसे एक चारपाई की बुनाई होती है तो उसमें से कोई भी रस्सी इधर उधर नहीं जाती, उसी तरह से चरित्र, घटना और वर्णन इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कि उनमें अनुपात उचित हो, गति उचित हो, संबंध निर्वाह बढ़िया हो। जैसे गोदान है, उसमें जब ग्रामीण और शहरी व्यवस्था को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है तो गति ठीक सी नहीं हुई है, इसलिए वो थोड़ी सी समस्या का विषय रहा है। इसी तरह प्रसाद है, प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक में भी यही समस्या आई है। तो उपन्यास या नाटकों में यदि इसका बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ाया जाता है, अनुपात और गति उचित मात्रा में बढ़े तो भी दिक्कत, घटे तो भी दिक्कत, अर्थात तटस्थ अवस्था में रहे, यानी कि जितनी जरूरत हो उतनी रहे। अब जो प्रमुख कथा होती है, ये सारी कथाओं में, उपन्यास की सभी कथाओं में जो प्रमुख कथा होती है उसे आधिकारिक कथा कहते हैं, और जो शेष कथाएं होती हैं उसे प्रासंगिक या अवान्तर कथाएं कहते हैं। तो आई होप आप कथानक को समझ गए। अब हम कथावस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। कथावस्तु अर्थात कंटेंट, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंटेंट। कथावस्तु जो होती है वह कहाँ से लिया है, रचनाकार ने कहाँ से लिया है, सोर्स ऑफ कंटेंट कहाँ से है। तो दो जगह से हो सकता है, या तो वह वर्तमान की समस्या हो, वर्तमान की आवश्यकता हो, या फिर यानी वर्तमान या फिर कल्पना, दो ही जगह से वह कथा या कथावस्तु को लेता है। आगे किसी प्रसिद्ध कथा को बेस बना रहा है, या फिर कल्पना से नई कथावस्तु का निर्माण कर रहा है, या फिर प्रसिद्ध
प्लस काल्पनिक कथाओं का निर्माण कर रहा है। तो मतलब कथावस्तु जो होती है उनको 3 तरीके से प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र ऐसे समझा जा सकता है। प्रख्यात क्या होता है? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। तो प्रख्यात जो होता है वो किसी प्रसिद्ध कथा को आधार बनाया जाता है। उत्पाद्य जो होता है वह कल्पना से नई कथा वस्तु का निर्माण होता है। मिश्र जो होता है इसमें कल्पना और मतलब काल्पनिक कथाओं का और प्रसिद्ध कथाओं को जोड़ करके मिश्र कथाओं का निर्माण किया जाता है। यह विश्वसनीय हो और प्रामाणिक हो तो ज़्यादा मायने रखता है। इसी तरह से भाषा शैली है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली के 3 चीज होते हैं: प्रतीक, बिंब, उपमान। प्रतीक जो है, बिंब, उपमान। उपमान क्या है, प्रतीक क्या है? भाषा शैली में जैसे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर चलना है, कहाँ पर पूर्ण विराम, कहाँ पे अर्ध विराम, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा, कहाँ पे डैश, तो कहाँ पे हाइफन, ये सारी चीज। बिंब क्या है? जैसे मैं सड़क से जा रहा था और अचानक मेरे को किसी ने गाली दिया और फिर हमने उसका प्रत्युत्तर किया, तो ये जो अचानक अभी हम कल्पना में घटना बना रहे हैं इसे बिंब कहते हैं। ठीक है। इसी तरह उपमान, किसी से तुलना की जाए वो उपमान है। तो यदि इसकी प्रभाव क्षमता बढ़ती है तो ठीक रहता है, बिंब बढ़ रहा है, यानी कि पाठक जो है वह भाषा शैली से इस तरह से जुड़ा हो कि जब वो पढ़े तो उसके दिमाग में बिंब बनता रहे। जैसे मैंने कहा कि मैं कल सुबह खाना खाने के लिए जाऊंगा, खाना खाने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट जा करके आऊंगा। तो ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने कथा को बनाया, मैं बच्चे के साथ गेम खेलूंगा, तो ये जो भी बनाया ये बिंब है। ये अगर पाठक के दिमाग में बन रहा है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसी तरह से व्यंग्य, भाषा शैली में एक व्यंग्य भी आता है कि रचनाकार अपनी रचना से किस तरह से कटाक्ष कर रहा है समाज पर, समाज की विकृतियों पर चोट कैसे कर रहा है। इसी तरह मौन की भाषा आती है। आप जब आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे मोहन राकेश का, तो वहां ऐसी अधिकतर आपको दिखने का मौन की भाषा भी भाषा शैली की बहुत अच्छी विधा मानी जाती है। मौन की भाषा मतलब जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, वो बहुत ही मतलब मौन रह करके वह गहराई तक पहुंचा देता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जहां व्यक्ति बोल करके नहीं जा सकता है। इसी तरह से ध्वनि सूत्रवाक्य जो होता है, जैसे सूत्रवाक्य, जैसे प्रेमचंद ने बूढ़ों के लिए कहा है कि बूढ़े जो होते हैं वो अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों, अतीत के सुखों मतलब मेरा भूतकाल बहुत अच्छा था, वर्तमान में मैं दुखी हूँ, भविष्य का सत्यानाश होगा, ऐसा अगर रोचकता से कोई व्यक्ति भरा हो तो उसके जीवन में बुढ़ापे का प्रवेश हो गया है। मान लीजिए ये सूत्रवाक्य मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा हुआ है। तो सूत्रवाक्य की बड़ी महिमा होती है। जैसे आप जब पढ़ेंगे नई कहानी में तो एक जगह लिखा हुआ है कि नीच और नींबू जितना ही निचोड़े उतना ही रस निकलता है। ये जब आप रजुआ का बारे में शिवनाथ बाबू कहते हैं नई कहानी में, तो वो क्या है, वो सूत्रवाक्य है। ऐसे बनाया जाता है कई लोगों के विषय में, कई जातियों के विषय में, तो ऐसा होता नहीं है पर बनाया जाता है। तो सूत्रवाक्य का महत्व मतलब इससे उसके महत्व बढ़ जाते हैं। सूत्रवाक्य से कथानक में भाषा शैली का महत्व बढ़ जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों, भविष्य के सत्यानाश से रोचक कोई प्रसंग नहीं होता। अगर ऐसा मुंशी प्रेमचंद कर रहे हैं तो मतलब उनके कहने का मतलब क्या है कि बूढ़ा जो अगर व्यक्ति है वो कहेगा अरे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वर्तमान में मैं दुखी हूं, भविष्य का सत्यानाश होगा। भाई जाहिर सी बात है, जैसे मेरे पिताजी जो थे वो लव मैरिज को पसंद नहीं कर सकते थे, वो लिव इन रिलेशन को पसंद नहीं कर सकते थे। अब मैं जो हूं अपने समय में LGBT को पसंद नहीं कर पाऊंगा। भाई अगर हमारा बेटा दामाद लेकर के आएगा या हमारी बेटी जो है बहू लेकर के आएगी तो शायद मेरे आदर्श और मूल्य उस पर स्थापित ना हो। इसी तरह से मैं अपने पिता के सामने लिव इन रिलेशन में रहूँ तो शायद उन्हें पसंद ना हो। तो क्या है, अपने अपने समय में
व्यक्ति ढल नहीं पाता है, हालांकि अगर ढल जाए तो फिर सहज जीवन हो जाता है। तो वही प्रेमचंद समझाना चाह रहे हैं कि बुढ़ापा की सबसे बड़ी निशानी यही होती है, अतीत का दुख, अतीत का सुख, मतलब मेरे समय में सब अच्छा था, वर्तमान का दुख, अभी मैं दुखी हूं, भविष्य का सत्यानाश होगा। अगर किसी का विचार ऐसा है तो समझ लो उसके जीवन में बुढ़ापा प्रवेश कर चुका है। वो 24, 25, 26 साल में भी बुढ़ापे का आनंद ले रहा है, वो 30 साल में भी बुढ़ापे का आनंद ले रहा है, अगर ऐसा विचार किसी के अंदर है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कथोपकथन संवाद में आते हैं। कथोपकथन संवाद में, कथोपकथन यानी हमारा जो संवाद है, जो हमारा डायलॉग है, एक तो होता है खुद से बात करना, जिसे हम मोनोलॉग कहते हैं, एकालाप, खुद से बात करना। स्वगत लिखा होता है ना, स्वगत अर्थात खुद से बात करना। एक होता है दो के मध्य में बात कराना, एक होता है चरित्र के माध्यम से सीधी बात कराना। तो जो जैसे लेखक है वो चरित्र के माध्यम से सीधी बात करा रहे तो प्रभाव बढ़ेगा। और जब जो कथोपकथन या संवाद होता है वो यदि छोटा है, चुस्त है, कसा हुआ है, गतिशील है, गति में सुंदर है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे गोदान है, अब गोदान में कुछ जैसे आप जब पहला पृष्ठ पढ़ेंगे और अंतिम पृष्ठ पढ़ेंगे, दोनों को मिला करके जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटा है, कसा है, चुस्त है और गतिशील है, गति प्रदान कर रहा है। तो ये कथोपकथन संवाद की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब उपन्यास में देश, काल, वातावरण तीनों आते हैं। कहानी में देश काल ना आकर के वातावरण आते हैं। ठीक है, देश काल वातावरण में जैसे गोदान में मैला आंचल में आप देख सकते हैं लखनऊ शहर का जिक्र है, मैला आंचल में मेरीगंज यानी बिहार का वो उसका जिक्र है। इसी तरह से अब हम आते हैं चरित्र योजना। चरित्र योजना जो होती है अर्थात क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने भाव का संप्रेषण, क्रियाओं चरित्रों के माध्यम से उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के माध्यम से, अब क्रिया प्रतिक्रिया और व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से चरित्रों क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने भाव का संप्रेषण और फिर भाव का संप्रेषण। तो ये जो करा रहा है रचनाकार, जैसे गोदान में सबसे अच्छा सबसे चरित्र में प्रेमचंद ने गोदान जो है उसमें सबसे सुंदर चरित्र जो है वह प्रेमचंद ने है। ठीक है, गोदान में सबसे सुंदर चरित्रों में प्रेमचंद ने सबसे बढ़िया बना रखा है वहाँ पे। तो मतलब किस तरह से उन्होंने कम चरित्रों में भी बहुत, जो 84 चरित्र है लगभग मेरे हिसाब से, तो उसमें उन्होंने इस तरह से चरित्र योजना रखी है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन वही जयशंकर प्रसाद का 24 चरित्र है, लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने भाव का संप्रेषण ठीक नहीं है, तो वहाँ सहजता नहीं है। इसी तरह से दिव्या, जब यशपाल जी का दिव्या पढ़ेंगे तो मारिस के माध्यम से वो वह सारी बातें कहलवा देते हैं, कहीं कहीं पृथ्वीसेन के भी माध्यम से कहलवा लेते हैं जो क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद अपने नाटक में नहीं कहलवा पा रहे। ऐसे चरित्र जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है, सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। चरित्र जो है वो सहज और स्वाभाविक होना चाहिए, चरित्र सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। आंतरिक द्वंद्व होना चाहिए आफ्टर, मतलब उसमें कि हमें करूं ना करूं। ठीक है, जैसे किसी चीज को पढ़ो, जैसे होरी के मन में आंतरिक द्वंद्व से भरा है कि गाय भी देख रहा है, लूं ना लूं। ठीक है, इसी तरह से जब प्रेमचंद का कफन कहानी जो है, कफन में विशु और विशु नहीं, बुधिया का जो पति है, वो दोनों पिता पुत्र, वो दोनों जब चल रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम कफन ले कि ना ले, अचानक उनके पैर बढ़ते हैं और वो जाकर के खाने पीने लगते हैं। तो आंतरिक द्वंद्व है, वास्तविकता यही होती है, व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व होता है, तो हम यथार्थ में इसे क्यों ना फेम दिखाएं। चरित्र विशेषता जो होती है वो स्वयं, 4 प्रकार के चरित्र की विशेषता होती है। एक तो वो स्वयं कहता है, एक दूसरे से कहलवाता है, एक स्थिति प्लस घटना जो है वो चरित्र का निर्माण करती है और अपने व्यवहार से उसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। तो ये हमारी हिंदी उपन्यास के तत्व जो है, हिंदी उपन्यास या कहानी के तत्वों के बारे में चर्चा करी। उपन्यास की परिभाषा क्या होती है? उप अर्थात होता है कि निकट अर्थात नजदीक। यास अर्थात होता है समाज, समाज के निकट,
समाज के निकट, उपन्यास समाज के निकट। और कभी हम इसके बाद बारे में भी चर्चा करेंगे कि यथार्थ का चित्रण कहाँ से आया। मुंशी प्रेमचंद की ही देन है कि जो आज 1936 में गोदान उनका सबसे बढ़िया उपन्यास है, जो समाज की निकटता को यथार्थ में दिखाता है। तो यथार्थ मतलब वास्तविकता होता है, रियलिटी। तो यह लोक में जो दिखाता है वो उपन्यास। आगे अभिनेता और रंग संकेत, अभिनेता और रंग संकेत की बात करते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, आइए अब अंतिम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभिनेता और रंग संकेत। अभिनेता और रंग संकेत। अभिनेता जो होता है वह यत्नज भी होता है, अयत्नज भी होता है। यत्नज भी होता है और अयत्नज भी होता है। यत्नज क्या होता है, यानी जो अभिनय प्रयास से हो जाए और रुक जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भी मंजिल पे जाना सोचा, किसी भी शहर में घूमने के लिए जाना हुआ, बहुत गए और वहाँ मुझे वो शहर अच्छा लगा और हम वहाँ ठहरे, फिर वापस आ गए। अयत्नज जो होता है वह जो न प्रयास से रुकता है और न अपने से रुकता है। अर्थात अयत्नज जो होता है जो न प्रयास से रुकता है ना खुद से रुकता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं गए और वह स्थान हमें बहुत रमणीय लग गया और हमारी इच्छा भी है वहाँ पर रुकने की, हमें कोई पसंद आ गया, स्थान पसंद आ गया, व्यक्ति पसंद आ गया और हम वहाँ पे रुकना चाह रहे, लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं रुकने के लिए कह नहीं रहे, लेकिन मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर इस तरह से बंधा हुआ है कि मैं चाह करके भी वहाँ से नहीं जा पाऊँगा। तो क्या हुआ, जैसे किसी माँ का बेटा है और वो बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है, और वह उसको बेटे को माँ से दूर कर दिया जाए। बहुत शैतान बच्चा है, माँ को बेटे से दूर कर दिया जाए, तो माँ जो है ना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी रोने से। वो प्रयास भी करेगी ना, अरे जाने दो शैतान बच्चा है, रुक जाऊंगी, रोक लो, पर नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो अब हम बात करते हैं आहार्य, वाचिक और कार्मिक। यत्नज जो होता है वो आहार्य, वाचिक और कायिक होता है। आहार यानी वेशभूषा, यानी कि हम जो है किस तरह की वेशभूषा, यानी हम अपने जो नाटककार या उपन्यासकार होता है वह अपने नायक को किस तरह की वेशभूषा पहनाता है। अब पता चला अगर कोई सन्यासी और उसे जींस पहना के टहलाओ तो वो कहाँ से जो है वो भावना कहाँ से आएगी। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई हीरो है और उसे भगवा पहना दो, है ना, उसे भगवा पहना करके और डांस कराओ तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और पाठक उससे जुड़ भी नहीं पाएगा, दर्शक जो है उसका विरोध करेगा, अंतर्द्वंद का शिकार होगा। तो हमें क्या करना है, वेशभूषा द्वारा अभिव्यक्ति दिखानी। फिर शारीरिक अभिव्यक्ति, शरीर से प्रेमचंद ने नायकत्व की इस चीज को हटा दिया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नायक बनाया, होरी, दुबला पतला, सावले रंग का, तो इस तरह का। और एक वाचिक होता है, मतलब नायक जो है वो है, मतलब उसकी आवाज में ताकत है, उसके बोलने में एक प्रवाह उसका कैसा है, वो अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहा है, तो ये वाचिक हो गया। अब इस अंतिम है नाटक। ये नाटक भी आ जाएगा, अगर हम सातों लेंगे तो नाटक में 7 तत्व होते हैं और कहानी और उपन्यास में 6 तत्व होते हैं। 7वां जो है ये अभिनेता रंग संकेत। रंग में क्या है, रंग में जैसे प्रकाश, यानी नाटक है तो प्रकाश का प्रवेश, ध्वनि का प्रयोग, अचानक बादल गरजने लगे, जैसे ही अंबिका आई वैसे ही बिजलियां कड़कने लगी। अभिनय, वेशभूषा, अचानक उसके शरीर पर जो है नायिका का बदन भीग गया, तो वेशभूषा। तो ये रंग संकेत है, ये नाटक के विषय में किया गया। आई होप आपको ये हिंदी उपन्यास के 6 तत्व, कहानी के 6 तत्व और नाटक के 7 तत्व समझ में आए होंगे। और अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर से कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।